Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Medhat Abbas. Students, कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर which is chapter 10, World Environment and its Problems. So let's see what this chapter holds for us. World Environment and its Problems. सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्ल्ड जिसमें हम सब इंसान रहते हैं, इनफैक्ट सारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं, इसमें ओवर द ईयर्स क्या चेंजेस आई एंड दोज चेंजेस आर एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमंस. वो सारी जो चीज़ें चेंज हुई हैं, जो भी बदलाव आए, उसके पीछे जो रीज़न था, जो वजह थी, वो इंसान खुद थे. अब हुआ क्या विद टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इज ऑन अर्थ और इज ऑन वर्ल्ड, तब से देयर हैज़ बीन सर्टेन चेंजेस. एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी वाइज हुई, चीज़ें बदली, डेवलपमेंट हुई, लोगों का अंदाज बदला, लाइफस्टाइल बदला, अर्बनाइजेशन हुई, गांव से लोग शहरों में आए. सो यस, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस और उसकी गुड साइड बहुत है. अगर हम देखें हेल्थ वाइज, तो हेल्थ वाइज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज फ्रॉम 30 ईयर्स टू 60 और इवन 80 ईयर्स. पहले जहां लोग सिर्फ 30 साल तक जिंदा रहते थे, अब लोगों की उम्र जो है एवरेज वो 60 ईयर्स या इवन 80 ईयर्स भी है कुछ कंट्रीज की. एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि वो साल जो एक इंसान जिंदा रह सकता है. अर्लियर इन अर्लियर सिविलाइजेशन, जब इंसानों का जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ रहना सहना ऑन द वर्ल्ड, तब 30 साल तक मैक्सिमम एक इंसान जिंदा रहता था. और अब वो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, जो एक एवरेज इंसान जिंदा रह सकता है, वो 60 to 80 ईयर्स भी हो चुकी है. इवन लिविंग कंडीशंस, रहने सहने का तरीका, जिस जगह पे आप रहते हो, आपके इर्द गिर्द आपका माहौल, आपकी इन्वायरमेंट. With the advent of time, with the change in time, improved access to water supplies, sanitation, reasonable housing and power. बहुत सारे लोगों के पास all over the world अब access है water supply, पानी की, sanitation, hygiene, cleanliness, सफाई सुथराई, reasonable housing and power. reasonable housing, रहने की जगह, और power, energy, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के आम काम जो है उनको कैरी आउट कर सकें. However, हम इस बात को निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी भी दुनिया में ऐसे किनारे हैं, ऐसे खित्ते हैं जहां पे पीपल डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर. मूविंग ऑन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्यों जरूरी थी? जब लोगों ने बसना शुरू किया, एक जगह पे सेटल डाउन होना शुरू किया. हम हिस्ट्री में अर्लियर सिविलाइजेशंस भी देख चुके हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो लोग आके इंडस रिवर के पास बसे. क्यों? क्योंकि उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की. मैनकाइंड या जनरली ह्यूमन हिस्ट्री या ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखें, सो जब सबसे पहले जो इंसान थे वो जंगलों में घुमा फिरा करते थे. फिर आहिस्ता आहिस्ता फायर जो है वो डिस्कवर हुई. आग की डिस्कवरी के बाद लोगों ने सेटल डाउन करना शुरू किया. फिर उसके बाद जब उनको खाना पकाने का तरीका आ गया, तो उन्होंने एक जगह पे सेटल डाउन होके अपनी खेती बाड़ी शुरू की, फार्मिंग शुरू की. एग्रीकल्चर का जो हिस्ट्री है वो आ गई. नाउ व्हेन द सेटलमेंट स्टार्टेड, तो फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी थी. मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना और अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी. With passage of time, world traveling increased by all three routes: land, air and sea. All over the world लोग अब ट्रेवल कर सकते हैं तीनों रूट से. जमीन से भी, लाइक आप बस, कार, वैगन, इनके थ्रू भी ट्रेवल करते हो, ट्रेन्स. Then air, you have aeroplanes, you have jets. Then sea, you have cruises, you have ships, you have docks. So ये बहुत इम्प्रूवमेंट आई है डेवलपमेंट के साथ, और आप अब तो लोग ट्रेवल कर सकते हैं विद इन अ डे. Then communication has improved due to technological advancement. जो communication है वो improve कर गई. पहले लोग communication किसके थ्रू किया करते थे? Yes, excellent, letters लिखा करते थे, खत लिखे जाते थे. फिर फोन आया, जब टेलीफोन इजाद हुआ, then technological advancement, 40, 50, 60 years later, मोबाइल फोन आ गया. मोबाइल फोन आया तो then came the phone with the camera. Then came the phone and then softwares. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए कि अब आप एक सेकंड में दूसरे बंदे को थ्रू योर वीडियो कॉल देख सकते हो. वो वीडियो कॉल किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकती है. बट यस, कम्युनिकेशन हैज इम्प्रूव्ड बिलियन टाइम्स. इस सब का फायदा इंसान को ही है. क्यों? क्योंकि जब इंसान ने अपनी रहने सहने का तरीका अच्छा बनाया, सेटलमेंट की, अपनी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंप्रूव की, तो उसके रहने की जो तरीकेकार है उसमें इंप्रूवमेंट के साथ उसकी हेल्थ भी इंप्रूव की. सो इस सब में फायदा इंसान का अपना ही हुआ. देन जहां हमने बात की इम्प्रूवमेंट की, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे. ऑब्वियसली जब लोग इकट्ठे रहेंगे तो डिसएग्रीमेंट्स भी होंगी, एंड डिसएग्रीमेंट्स डेफिनेटली लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर्स में. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, किसी बात पे डिसएग्रीमेंट, एक दूसरे से डिसएग्री करना, एक दूसरे की बात ना मानना. देयर आर स्टिल वॉर्स बट ऑन स्मॉलर स्केल.
जंगें हुई इन द पास्ट, अब भी होती हैं बट बहुत छोटे स्केल पे, एंड वी रियली होप कि इन कमिंग टाइम्स ऐसा बिल्कुल भी ना हो. हाउएवर, वर्ल्ड वॉर वन हमारे पास हिस्ट्री में 1914 टू 1918 4 साल की, 1914 में स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर वन और 1918 में ख़त्म हुई. ये 4 साला जंग, इसने मैनकाइंड को बहुत नुकसान पहुंचाया. ओवर 15 मिलियन पीपल वर किल्ड, 15 मिलियन लोग मारे गए. एंड पीपल एक्सपेक्टेड कि कोई भी वर्ल्ड वॉर दोबारा ना स्टार्ट हो. बट देन अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड वॉर टू स्ट्रक. वर्ल्ड वॉर टू कब हुई? वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड इन 1945. 6 साला जंग, और इसमें तबाही 4 गुना ज्यादा थी. इट किल्ड 4 times of 15 million people approximately. जो डिजास्टर्स इफेक्ट्स आए वो ह्यूमन काइंड ने या मैन काइंड ने बिल्कुल फेस किए. सो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि आइंदा कभी ऐसी सिचुएशन का सामना ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी को ना करना पड़े, दैट यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ वॉर, एक ऐसी जंग का हिस्सा जहां इतने सारे लोग मारे जाएं और इतनी सारी इंसानियत तबाह हो. अब इस बेटरमेंट के साथ हमने देखी है नेगेटिव साइड. जहां जंग का इम्पैक्ट इंसानों पे आ रहा है, वहां देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जिनका इम्पैक्ट इंसान के इर्द गिर्द के माहौल पे, इंसान की इन्वायरमेंट पे आ रहा है. इंसान ने सब कुछ सुधारा, बेहतरी की तरफ राह ली, बेहतर इकदामात किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ देम रिजल्टेड इन बैड इफेक्ट्स. सो देयर इज अ डाउन साइड ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट एज वेल. और वो डाउन साइड क्या है? सबसे पहले पोल्यूशन ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर. आलूदगी. हमारे माहौल में जमीनी, हवाई और आबी आलूदगी फैल गई. पहले इन्वायरमेंट बहुत क्लीन थी, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज वेरी क्लीन, बट विद टाइम जब पीपल सेटल हुए, लोगों ने जब सेटल करना शुरू किया, घर बनाने शुरू किए, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जो वेस्ट डिस्पोजल है, कूड़ा करकट फेंकना, उसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. अगर वो नहीं होगा, और जो कि ऐसा जैसा कि है और ऐसा नहीं होता, तो लैंड पोल्यूशन बढ़ी, एयर पोल्यूशन, smoke from the factories, from the chimneys, it polluted the world around. Vehicles, cars, buses, motorbikes, wagons, all of them, they give off smoke. उस smoke से dangerous gases हवा में रिलीज हुई, जिन्होंने बाद में बहुत सारी लंग और रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज की. वाटर, यही फैक्ट्रीज जो हमारे लिए फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं, उन्होंने अपने जो डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल है, उस सिस्टम को अच्छा नहीं रखा, और डायरेक्टली, और अभी भी ऐसा होता है कि डायरेक्टली पानी में ये फैक्ट्रीज डिस्पोज ऑफ करती हैं अपना वेस्ट मटेरियल, जिसकी वजह से जो आबी जानवर हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो जिस एरिया में ये पोल्यूशन होगी, पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से उस एरिया की सारी फिश, सारी मरीन लाइफ सब तबाह हो जाएगी, और ऐसा होता है. ये क्यों हुआ? बिकॉज वीक कंट्रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज. ये इसलिए हुआ क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स नहीं है, या इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स बनाने के पैसे नहीं है. देन इन एक्सेसिव कंजम्पशन इन द डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. और दूसरा रीजन ये है कि जो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं या पूरी तरह डेवलप्ड हैं, उनमें ओवर कंजम्पशन है, उनमें यूजेज बहुत ज्यादा है. अब विद ऑल दिस, डिमांड फॉर एनर्जी हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड. जो एनर्जी की डिमांड है, जब लोग ज्यादा सेटल डाउन करेंगे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, लोगों को अपने रहने सहने के तरीके इंप्रूव करने हैं. कहाँ आग जला के पानी गर्म किया जाता था, फिर स्टोव आए, फिर इलेक्ट्रिक स्टोव आए. सो जब एडवांसमेंट आई टेक्नोलॉजी में, तो एनर्जी का यूजेज भी बढ़ा. इनिशियली अर्लियर विंड, वाटर एंड एनिमल पावर वाज सफिशिएंट. पानी से, हवा से और एनिमल पावर से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती थी उससे केटर हो जाता था. बट पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, फिर डिमांड इतनी बढ़ गई कि अब डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ विंड वाटर पे नहीं रही, ऑन ऑयल, गैस एंड कोल भी आ गई है. ऑयल, गैस एंड कोल, इनसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की जाती है, वो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जब हम किसी ऐसे फ्यूल को यूज करके हीट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. एंड देन इफ यू टॉक अबाउट वाटर, सो दिस इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो अब के दौर में इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. न्यूक्लियर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की न्यूक्लियर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, वो भी एक वे है फॉर प्रोड्यूसिंग पावर. बट हाउएवर डेवलपिंग कंट्रीज में तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं, और जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं, वो तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते. बट हाउएवर इन डेवलप्ड कंट्रीज ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर प्लांट्स के थ्रू अपनी इलेक्ट्रिसिटी या अपनी पावर की डिमांड को केटर करते हैं. अब जो एक सीरियस इफेक्ट आया अर्थ एटमॉस्फेयर पे,
इस पोल्यूशन, इस आलूदगी और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज कि जब पॉइजनस गैसेस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे फ्रॉम द फैक्ट्रीज, द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज, दे गिव ऑफ गैसेस इन द एयर, जैसे यू बर्न द वेस्ट मटेरियल, जो कूड़ा करकट हम जला देते हैं गली मोहल्ले के कॉर्नर पे, इस सब से जो गैसेस, जो हैजर्डस गैसेस निकलती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें मीथेन है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है एंड अदर हैजर्डस गैसेस, डेंजरस गैसेस, इन सब ने क्या किया, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ इज अ ग्लोब, उसके अराउंड एक थिक ब्लैंकेट है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें एक लेयर है ओजोन। ओजोन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन और इसका फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन करते हैं तो ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ये ओजोन लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सन्स डेंजरस रेज। ये लेयर जो डेंजरस रेज होती हैं सन की, उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। बट इन गैसेस की वजह से इस लेयर में जगह जगह सुराख हो गए हैं या परफोरेट कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से जो सन की हैजर्डस गैसेस हैं वो रीच कर रही हैं अर्थ को और अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म अप कर रही हैं, जिससे अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। सो द ओवरऑल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और पिछले 20 सालों में ये अप्रोक्सीमेटली कोई 2 डिग्री बढ़ चुका है, 2 डिग्री सेल्सियस तक जनरली ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ चुका है। दैट्स व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज। और ग्लोबल वार्मिंग किसने कॉज की? हम इंसानों ने खुद ही। कहाँ हम एक तरफ अपनी बेहतरी का काम कर रहे हैं और कहाँ हमारी ही एक्टिविटीज हमारे लिए नुकसानदेह चीजें पैदा कर रही है। देन इफ वी टॉक अबाउट, तो हमने भी कहा आलूदगी की 3 फॉर्म्स। लैंड पोल्यूशन, अभी मैंने बात की कूड़ा करकट जलाने की। हम ही इंसान हैं, हम क्या करते हैं? कूड़ा अपने घर से बाहर ऐसे उठाया, फेंक दिया। हालांकि प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजेबल सिस्टम है, हमारी म्युनिसिपल कमिटीज बनी हुई हैं, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स हैं, लेकिन हम लोग उसको केटर नहीं करते। हम ही इंसान है ना, हम ही नहीं करते। फिर उसके बाद कूड़ा इकट्ठा करेंगे, ड्राई पत्तों का ढेर इकट्ठा हो गया, चलो जी चलो इसको इकट्ठा करो, इसको जला दो। क्यों जलाना है भाई? यू डू नॉट रियलाइज, या वी ह्यूमंस डू नॉट रियलाइज कि इससे हम अपनी एयर में बहुत डेंजरस गैसेस रिलीज कर रहे हैं, जो कि बाद में रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस की बीमारियां ये कॉज करती है। उसके अलावा जो ओजोन की डिप्लीशन की वजह से जो सनस रेज आती हैं, उनकी वजह से कैंसर, स्किन कैंसर्स जैसी चीजें या इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर्स हैव इंक्रीज्ड। देयर आर अदर स्किन डिजीजेस एज वेल जो इस परफोरेशन की वजह से जो है वो बढ़ चुकी हैं। सो यस, हम खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ऑब्वियसली कनेक्टेड, क्योंकि लैंड पोल्यूशन जब हम कूड़ा करकट फैलाएंगे, प्लास्टिक वेस्ट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। प्लास्टिक के बैग यूज करो, प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करो, एंड देन पेट बॉटल्स को फौरन बाहर फेंक दो। डू यू पीपल नो दैट देयर इज अ पैसिफिक गायर, पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा भंवर बन चुका है प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल का। और आने वाले सालों में अगर प्लास्टिक का यूजेज खत्म ना किया गया, कंप्लीटली खत्म, नॉट इवन अ सिंगल बॉटल, नॉट इवन अ सिंगल शॉपिंग बैग, तो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। ये कोई 80,000 किलोमीटर लंबा सर्कल है, जो कि वक्त के साथ अगर हमने ना केटर किया तो ये बढ़ता जाएगा। इतने हिस्से में मरीन लाइफ तबाह हो चुकी है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक खत्म नहीं होता, जला लो, मेल्ट कर लो, कुछ भी कर दो, वो जमीन के अगर नीचे भी दब जाएगा तब भी प्लास्टिक की बोतल हजारों सालों बाद भी प्लास्टिक की बोतल ही निकलेगी। सो इसलिए वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ एंड वी नीड टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक एज वेल। फिर वाटर पोल्यूशन, अगेन हमने पहले रेफर किया था मैंने स्टार्ट में कि वो सारी चीजें, अब जैसे बीच पे हम गए हैं, कराची बीच बड़ा खूबसूरत बीच है पाकिस्तान, हम इंसान, हम खुद कराची वाले पाकिस्तानी सिटीजन, हम गए हैं, हमने जाके बड़े आराम से वहां खाया पिया है, खाया पी के गंद वहीं पे छोड़ आए हैं। अब जब गंद वहीं पे छोड़ आएंगे तो पानी की जब हाई टाइड आएगी तो वो वापस जब जाएगी तो वो सारा गंद अपने साथ ले जाएगी। अगर हम पाकिस्तान की ना भी बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये हरकतें होती हैं। उससे सारा प्लास्टिक, सारा गार्बेज वाटर के अंदर चला गया, वाटर पोल्यूशन। हमने तो खुद ही पानी पीने के काबिल नहीं छोड़ा। So yes, these are the ways we humans ourselves are also creating problems for our environment. In fact, already created problems for our environment. और अब हमें उसको रोकने की जरूरत है।
एक और चीज जो हमने ही की जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में जब आप क्रॉप्स ग्रो करते हो तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जैसे इंसान को अल्लाह माफ करे कोई बीमारी हो सकती है, वैसे प्लांट्स को भी जो है वो फंगस लग जाता है या कीड़े लग जाते हैं। तो उन केसेस में जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको पेस्टिसाइड्स, पेस्ट मतलब कीड़े मारने वाली दवा, पेस्टिसाइड कीड़े मारने वाली दवा यूज करनी पड़ती है। So to increase crop yield for feeding increasing population and to make bigger profits, scientists developed pesticides and herbicides. In the first place, pesticide और herbicide develop क्यों किए गए? वो इसलिए develop किए गए ताकि crop की yield बढ़ जाए, कीड़े लगने का जो chance है वो खत्म हो जाए, crop के जो production है वो बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि crop की production इसलिए बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि हमारी population increase कर रही है, उस population को खाना फराहम करना है। But at the same time, साइंटिस्ट डेवलप दीज पेस्टिसाइड्स फॉर द बिगर प्रॉफिट्स, क्योंकि जो कंपनी उसको डेवलप करेगी ऑब्वियसली लोग उसको खरीदेंगे, जब खरीदेंगे तो वो पैसा बनाएगी। सो फॉर दीज रीजन पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। किसानों ने यूज भी किया, उससे फायदा भी आया, क्रॉप्स में कीड़े लगना कम हो गए, लेकिन एक अंडरलाइंग इफेक्ट था जो उस वक्त समझ नहीं आया जब ये पेस्टिसाइड्स बने। वो इफेक्ट ये था कि जब ये क्रॉप गई, इसको खाने की चीजों में डेवलप किया गया या लोगों ने जब इसको खाया तो वो पेस्टिसाइड्स वहीं के वहीं रह गए, और जब वो फूड चेन का हिस्सा बने, इंसानों ने जब उसको खाया तो उसने इंसानों में भी डिजीजेस और प्रॉब्लम्स कॉज करनी शुरू कर दी। और वो इस लेवल तक बात बढ़ी कि देन एट अ टाइम मेनी ऑफ दीज हैव बीन बैंड, और अब बहुत सारी ऐसी हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं जिनको यूज नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ द इफेक्ट इट कास्ट ऑन द फूड चेन एंड द फूड वेब। देन another thing, use of antibiotics. Farmers and breeders use antibiotics and other chemicals like hormones. जो फार्मर्स हैं, किसान हैं और जो ब्रीडर्स हैं, जो पोल्ट्री से डील करते हैं, वो लोग एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स जैसे केमिकल्स यूज करते हैं। किन रीजंस के लिए? टू कीप लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री हेल्दी, ताकि वो एंटीबायोटिक्स, ताकि डिजीज फ्री रहे पोल्ट्री, मतलब हेंस वगैरह जो भी उनके पास है, या लाइफ स्टॉक जो भी जानवर वो पालते हैं। इंक्रीज देयर वेट फॉर मीट, बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, इन जैसे जानवरों को जब वो पालते हैं तो उसका वेट का, उनकी मीट का वेट, उनके गोश्त का वेट बढ़ाने के लिए उसके लिए यूज करते हैं। इंक्रीज डेयरी एंड एग प्रोडक्शन, कि दूध की प्रोडक्शन, जैसे काऊ हो गई, अगर वो इंजेक्शन जो उनको लगाए जाते हैं काऊ को ताकि वो दूध ज्यादा प्रोड्यूस करे, हालांकि क्वालिटी वो नहीं रहती। एग प्रोडक्शन, जो मुर्गियां हैं उनको लगते हैं ताकि जो एग्स हैं वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। जो ब्रायलर मुर्गी आप खाते हैं, ऑब्वियसली इट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस use of antibiotics and hormones, because मुर्गी इतनी जल्दी ग्रो नहीं करती अदरवाइज। सो टू केटर टू द डिमांड इस तरह की चीजें की जाती हैं, बट अगेन ये उस वक्त तो कर दी गई, बट इनके इफेक्ट्स बहुत बाद में आए, क्योंकि जो भी हार्मोन या जो भी केमिकल या जो भी एंटीबायोटिक इस तरह यूज करेगी, वो अल्टीमेटली जब इंसान उसको खाएगा तो उसके जिस्म का हिस्सा बनेगी, एंड इट्स गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द फूड वेब और द फूड चेन। सो इसलिए ये इफेक्ट्स भी आए। अब एक और प्रॉब्लम है जो हमने खुद क्रिएट की। अब यूएसए में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं कि प्लांट्स की जीन को मॉडिफाई कर दिया जाए, उनके डीएनए को। जब उसको हम चेंज कर देंगे, उसको बदल देंगे, तो प्लांट की प्रोडक्शन, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। अब ये चीज इजाद तो हो गई है, यूज भी हो रही है, लेकिन इसका इफेक्ट लेटर ऑन क्या आएगा ये तो बाद में ही पता लगेगा। देन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी ब्रांच है जिसको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है, बिकॉज पाकिस्तान इन इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियर एनर्जी नाउ, एक न्यूक्लियर कंट्री है, 7th country in the world and the first Muslim country which ever became the nuclear power. पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्लांट जो था वो डेवलप करके 1998 में, 1998 में चागी में अपने 7 एटॉमिक ब्लास्ट किए थे टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट दे हैव बिकम अ न्यूक्लियर पावर। लेकिन न्यूक्लियर प्लांट डेवलप होने के बावजूद भी पाकिस्तान अभी सिर्फ 4% एनर्जी प्रोडक्शन लेता है या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। रीजन बीइंग क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूजेज से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एसोसिएटेड है वो भी हम डिस्कस करते हैं। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो 75% पावर सप्लाई लेता है न्यूक्लियर प्लांट से। 75% उनकी पावर सप्लाई पूरे कंट्री की जो है वो पावर न्यूक्लियर प्लांट से आती है। इट इज एन एंडलेस एंड चीप सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। चीप सप्लाई है, एंडलेस सप्लाई है, लेकिन इसके जो डाउन साइड है, जैसा कि मैंने भी कहा था, वो ये है कि इट कैन लीड टू टेरेबल डिजास्टर्स, और ऐसा डिजास्टर रशिया में हुआ था जब एक्सप्लोजन हुआ था। सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट जो इशू है वो है डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, कि जो इस न्यूक्लियर प्लांट में रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलेगी उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो न्यूक्लियर पावर हैं और जहां पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं
वो अभी भी न्यूक्लियर प्लांट्स को फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यही यूज करते क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट को हैंडल करना एक मुश्किल काम है. एंड विद दिस वी एंड आवर चैप्टर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.